क्षारक और लवण स्टार्ट किया था, स्टार्ट किया, लगभग पूरा होने आया है। इसमें हमने पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था कि पीएच है इसके प्रति जो पौधे हैं, पादप और जंतु, पादप और जंतु पीएच के प्रति क्या होते हैं, पीएच के प्रति होते हैं संवेदनशील। और नॉर्मल रेंज क्या है इनकी, 7 से 7.8, यानी कि 7 से लेकर 7.8 पीएच परास है, रेंज है। इस रेंज के मध्य जीव है उनका शरीर अच्छी तरह कार्य करता है। उसके बाद दूसरा हमने क्या लिखा था, दंत क्षय या टूथ डिके। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात कुछ भोजन के कण हैं वो दांतों में फंसे रह जाते हैं और बैक्टीरिया उन भोजन के कणों पर क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण हमारे लार की पीएच वैल्यू जो कि होनी कितनी चाहिए, लार की 6.4, ये 5.5 से क्या हो जाती है, कम। 5.5 से कम होने का मतलब है क्या, ज़्यादा हो गया, अम्लीयता ज़्यादा हो गई। और अम्लीयता ज़्यादा हो गई है तो उसके कारण दांत का सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है दांत का इनेमल, इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है, इनेमल किसका बना होता है, तो इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। ये घिसने लग जाता है, घिसकर टूटने लग जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दंत क्षय। और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो इसका उपचार या फिर इसको रोका कैसे जा सकता है, दंत मंजन की सहायता से। और दंत मंजन का नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद अगला हमने बात किया था वो था किसके बारे में, तीसरा अम्ल वर्षा, ये बात कर ली थी। अम्ल वर्षा या फिर इसको कहा जाता है एसिड रेन। तो एसिड रेन या अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, नॉर्मल जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो नॉर्मल जल की पीएच वैल्यू होती है 7, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू 7 होती है, विच मीन्स ये कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन कुछ प्रदूषण या प्रदूषकों के कारण, प्रदूषक कौन से, एक तो सल्फर डाई ऑक्साइड और एक कौन सा है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। जब वायुमंडल में ये प्रदूषक उपस्थित होते हैं, पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये बादलों में जो पानी है उस पानी के साथ अभिक्रिया करके और फाइनली किसका निर्माण कर देते हैं, ये तो निर्माण कर देते हैं H2SO4 का, और ये निर्माण कर देता है HNO3। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। और ये बारिश के पानी के साथ घुलकर जब जमीन पर गिरते हैं तभी उसे क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन के कारण जमीन और पानी की पीएच वैल्यू है, जो एक्वाटिक बॉडीज है, यानी कि अपने तालाब है या फिर कोई नदी है, तो उसका पीएच है वो कम हो जाता है, और पीएच कम हो जाता है तो उसमें पाए जाने वाले जंतु और पादप है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अम्ल वर्षा है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है संगमरमर के ऊपर। किसके ऊपर पड़ रहा है, संगमरमर। और संगमरमर का बड़ा कौन है, ताजमहल, आगरा में स्थित ताजमहल है, और उसका श्वेत कलर किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, पीले में। और इसको कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है मार्बल कैंसर। नाम क्या दिया जाता है, मार्बल कैंसर। यानी कि अम्ल वर्षा के प्रभाव से मार्बल या संगमरमर का संक्षारित होना मार्बल कैंसर कहलाता है। और मार्बल कैंसर का प्रभाव ताजमहल पर दृष्टिगोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला आ जाता है वो है मृदा की पीएच। चौथा आ जाता है मिट्टी की पीएच, मृदा की पीएच। देखो नॉर्मल मृदा की रेंज भी कितनी होनी चाहिए, 7 से लेकर 7.8 तक की होनी चाहिए। लेकिन अगर मृदा की पीएच कम हो जाए, मृदा की पीएच क्या हो जाए, कम, तब उसे कौन सी मृदा कहा जाता है, अम्लीय मृदा कहा जाता है। और अगर मृदा के पीएच है वो अधिक हो जाए, तब उसे कौन सी मृदा कहा जाएगा, क्षारीय मृदा कहा जाएगा। क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा दोनों
पौधों के लिए, पादपों के लिए अच्छी नहीं होगी, फसल के लिए अच्छी नहीं होगी, तब हमें इनका क्या करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। और इनका उपचार कैसे करते हैं, तो जो अम्लीयता है इसमें अगर हम क्या मिला दें, क्षारीय पदार्थ मिला दें तो क्या हो जाएगा, उपचार। और क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय हो रखी है, तो इसमें कौन सा पदार्थ मिला दें, अम्लीय पदार्थ। तो नॉर्मली क्षारीय पदार्थ के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो नॉर्मली क्षारीय पदार्थ के रूप में हम प्रयोग करते हैं CaO का। CaO मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, या फिर हम प्रयोग करते हैं CaOH ऑल ट्वाइस का, CaOH ऑल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, इसका प्रयोग करते हैं अम्लीयता दूर करने के लिए। अम्लीयता के उपचार के लिए कुछ जैव पदार्थ मिला दिए जाते हैं, और ये जैव पदार्थ क्या करते हैं, क्षारीयता उपचार के लिए अम्लीय पदार्थ के रूप में कुछ जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, और जैव पदार्थ क्या बनाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं, और इस अम्ल के कारण क्षारीयता दूर हो जाती है। लेकिन जैव पदार्थ के साथ साथ आप और क्या मिला सकते हैं, तो और मिला सकते हैं जिप्सम। तो क्षारीयता के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू क्या लिखो, 2H2। अच्छा, जिप्सम पहले करवा नहीं रखा है, मैंने सोचा पहले करवा रखा है, आपको सूत्र पता होगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2, ये फॉर्मूला होता है, अभी हम आगे कर लेंगे, आगे आ जाएगा। तो मृदा की pH है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें मृदा के अंदर कैसा पदार्थ मिला के उसका उपचार करना है। अम्लीयता का उपचार किससे किया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और क्षारीयता का उपचार किससे किया जाएगा, जिप्सम से किया जाएगा। जिप्सम मिलाकर या जैव पदार्थ, और जैव पदार्थ मिलाएंगे तो वो जैव पदार्थ क्या छोड़ेंगे, अम्ल छोड़ेंगे, और उस अम्ल से क्षारीयता का क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पादप व जंतु, पादप और जंतु है, ये रसायनों द्वारा आत्मरक्षा करते हैं। रसायनों द्वारा क्या करते हैं, आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करते हैं। और आत्मरक्षा में हमने पहले ही पढ़ रखा है ये कि वो आत्मरक्षा कैसे करते हैं। तो चींटी, मधुमक्खी या कुछ और कीट जैसे ततैया, अपने एक बारिश के मौसम में हमें बड़ा गणोड़ू है कि क्या करे, क्रो के क्या करे, करो कहे के कहे, हाँ मुँह दिया करे न, जेना करो मुँह दिया करे, एक मोटो सो फलको हो जाए करें। तो ए जगह है, चींटी है, मधुमक्खी है, कीट में ततैया मतलब टोंटियों, भौरों, इनके डंक में भी क्या पाया जाता है, तो इनके डंक में पाया जाता है अम्ल। और कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो और इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल को एक और नाम दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो जब चींटी, मधुमक्खी, भौरा, टोंटिया ठोक जाता है तो चमड़ी फर करती है या माथा दर्द करता है, तो कौन से अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऐसे ही एक वो बिच्छू वाला पादप होता है, नेटल पादप, ठीक है, नेटल पादप है, इसके पत्तियों के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं वो बाल भी डंक जैसे होते हैं। अगर गलती से हमारे हाथों के ऊपर लग जाए तो हमें जलन और दर्द होता है। और इसमें भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो ये अम्ल छोड़कर अपनी खुद की रक्षा करते हैं। ये जो चींटी, मधुमक्खी या फिर ततैया है, ये अम्ल छोड़कर, डंक में अम्ल छोड़कर खुद की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं। लेकिन इनकी खुद की तो रक्षा है, हमारे लिए क्या हो जाता है, ये खतरा हो जाता है। जैसे एक वो पहली सुन रखी होगी ना कि तुम ढोल जितने हम फूल जितने, हमने तो हंसा किया और तुमने रो दिया। किसके लिए ये बिच्छू के लिए। किसके लिए, बिच्छू के लिए, कि तुम इतने बड़े और हम इतने छोटे से, हमने तो एक छोटा सा डंक मारा था, हमने तो मजाक किया था और तुमने तो क्या कर दिया, रो दिया। तो उसके लिए तो क्या थी, आत्मरक्षा। लेकिन हमारे लिए तो वो आत्मरक्षा नहीं है, हमारे लिए तो वो क्या हो गया है, खतरनाक हो गया है। तो नेटल पादप में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और ये जलन और दर्द अनुभव करता है और ये भी जलन और दर्द उत्पन्न करता है। इलाज क्या है, तो इलाज है कि हल्का क्षारीय, दुर्बल क्षारीय पदार्थ है वो अगर रगड़ दिया जाए तो इसका क्या किया जा सकता है, प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। नेटल पादप के पास ही एक और पादप होता है, डॉक पादप।
उस पादप की पत्तियां रगड़ देते हैं तो उस डॉग पादप का नेचर कैसा होता है, क्षारीय, तो वो पत्तियां रगड़ने से भी थोड़ा हमें राहत मिल जाता है, प्राथमिक उपचार हो जाता है। तो लास्ट कहाँ तक लिखा था, उससे आगे लिखिए। अच्छा, दांत का इनेमल ही लिखा था, अम्ल वर्षा लिखनी है हमें, तो लिखिए अम्ल वर्षा, एसिड रेन। हाँ, लगभग पास पास ही पाए जाते हैं। भगवान ने कहा है कि भाई ऐसे इतनी बड़ी धोखाधड़ी तो करनी नहीं है लोगों के साथ, तो रखे तो पास पास ही रखें। अम्ल वर्षा या एसिड रेन, इसमें लिखिए जब वर्षा जल का पीएच मान जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 व NO2, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सीधे ही लिख सकते हो आप SO2 और NO2। SO2 व NO2 गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, SO2 व NO2 गैसें अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार होती है। अम्ल वर्षा से मार्बल संक्षारित हो जाती है, अम्ल वर्षा से मार्बल संक्षारित हो जाती है, मार्बल संक्षारित हो जाती है, इसलिए इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं, इसलिए इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं, इसलिए इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का श्वेत रंग अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का श्वेत रंग पीले में परिवर्तित हो रहा है, श्वेत रंग पीले में परिवर्तित हो रहा है, श्वेत पीले में परिवर्तित हो रहा है। और पीले में परिवर्तित हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, उसकी सुंदरता है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और वो अपने सुंदरता के लिए ही, श्वेत कलर के कारण सुंदरता के लिए ही क्या है, प्रसिद्ध है। अगला लिखिए अब मृदा की पीएच, मृदा की पीएच। इसमें लिखिए यदि मृदा के पीएच कम हो जाए तो उसे अम्लीय मृदा, यदि मृदा की पीएच कम हो जाए तो उसे अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल, तथा अधिक हो जाए अधिक हो जाए तो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं,
यदि मृदा की पीएच कम हो जाए तो उसे अम्लीय मृदा, एवं अधिक हो जाए तो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। क्षारीय मृदा कहते हैं। मृदा की अम्लीयता का उपचार, मृदा की अम्लीयता का उपचार, अम्लीयता का उपचार, मृदा की अम्लीयता का उपचार क्षारीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ जैसे बिना बुझा हुआ चूना, क्षारीय पदार्थ जैसे बिना बुझा हुआ चूना, फॉर्मूला होता है CaO, या चूने का पानी, बिना बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaOH और ट्वाइस। चूने का पानी मिलाकर किया जाता है। मृदा की अम्लीयता का उपचार क्षारीय पदार्थ जैसे बिना बुझा हुआ चूना या चूने का पानी मिलाकर किया जाता है। और जो 2012 वाली भर्ती में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला प्रश्न कौन सा था? क्षारीयता का उपचार। तो इसमें लिखे अगला, मृदा की क्षारीयता का उपचार, मृदा की क्षारीयता का उपचार जैव पदार्थ जो अम्ल उत्पन्न करते हैं, जैव पदार्थ जो अम्ल उत्पन्न करते हैं, जैव पदार्थ जो अम्ल उत्पन्न करते हैं तथा जिप्सम को मिलाकर किया जाता है। जिप्सम को मिलाकर किया जाता है। अगला लिखिए, पादप व जंतुओं का रसायनों द्वारा आत्मरक्षा। पादप व जंतुओं का रसायनों द्वारा आत्मरक्षा। पादप व जंतुओं का रसायनों द्वारा आत्मरक्षा। तो इसमें लिखिए, चींटी, मधुमक्खी व कुछ अन्य कीट, चींटी, मधुमक्खी व कुछ अन्य कीट अपने डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल स्रावित करते हैं। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, ध्यान रखना। फॉर्मिक अम्ल ब्रैकेट में लिख देना, मेथेनोइक अम्ल को स्रावित करते हैं। स्रावित करते हैं मतलब छोड़ते हैं। स्रावित करने का मतलब क्या है? छोड़ते हैं। स्रावित करते हैं जिसके कारण दर्द व जलन की अनुभूति होती है। जिसके कारण दर्द व जलन की अनुभूति
होती है, जिसके कारण दर्द व जलन की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। अगला इसी में लिखिए, नेटल नामक शाकीय पादप, नेटल नामक शाकीय पादप, झाड़ीनुमा पादप होता है, शाकीय पादप नेटल नामक शाकीय पादप के डंक रूपी बालों से, डंक रूपी बालों से, डंक रूपी बालों से फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल निकलता है, फॉर्मिक अम्ल निकलता है, जो त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है, जो त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है, डॉक नामक क्षारीय पादप, डॉक नामक क्षारीय, डॉक नामक क्षारीय पादप की पत्तियों को रगड़कर, डॉक नामक क्षारीय पादप की पत्तियों को रगड़कर, पत्तियों को रगड़कर इसका उपचार किया जा सकता है, पत्तियों को रगड़कर इसका उपचार किया जा सकता है, पत्तियों को रगड़कर इसका उपचार किया जा सकता है। पीएच का एक और महत्व है और वो है हमारे पेट में अम्लता, उदर में अम्लता। अब इसके बारे में हम पहले ही लिख चुके हैं कि भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, हमारे जठर रस के रूप में पाया जाता है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है, एसिडिटी, खट्टी सी चरकी सी डकारें आने लग जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है। और उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका उपचार हम करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3 है, उसके जो ये प्रति अम्ल के रूप में काम करते हैं और इससे हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये पहले ही लिख चुके हैं इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, अम्ल, क्षार और लवण में से कौन सा है, लवण, या इसको क्या कहा जाता है, साल्ट, और अपने भाषा में इसको क्या कहा जाता है, लूण। ठीक है, तो लवण शब्द से क्या बना है, लूण बना है। अब लूण या लवण है उसका निर्माण कैसे होता है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, कौन मिल जाते हैं, अम्ल प्लस के क्षार। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, लूण या लवण प्लस के जल का। और इसका एक एग्जाम्पल हमने पहले ही लिखा था, कौन सा, कि अगर हम HCl ले ले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें और इसके साथ में कौन सा क्षार मिला दें, NaOH, तो क्या बन जाता है, NaCl, और साथ में क्या बन जाता है, H2O। और ये कैसा प्रक्रम होता है, तो ये प्रक्रम होता है आपके उदासीनीकरण। कैसा प्रक्रम कहलाता है, उदासीनीकरण प्रक्रम कहलाता है। और इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए इसको कौन सा प्रक्रम कहा जाता है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। अब चूंकि ये उदासीनीकरण है तो बताइए इस अभिक्रिया से जो लवण बना है, जैसे ये NaCl बना है, तो इस NaCl का pH मान कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए pH मान, 7। उदासीन होते हैं उनका pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। नॉर्मली हम लवण है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, या नमक किससे प्राप्त करते हैं, तो ये प्राप्त करते हैं समुद्र से। समुद्र है वो
लवण का या फिर नमक प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? जैसे है सांबर है, डीडवाना है, लूणकरणसर है और डीडवाना बोल दिया था, ठीक है। सांबर, डीडवाना, लूणकरणसर, पचपदरा, ये खारे पानी की झीलें हैं। और पचपदरा झील है, उसमें जब भी नमक बनाया जाता है, नमक बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक क्यारी बनाई जाती है, खड्डा को खोदा जाता है ऐसा, और उसके चारों ओर मेड़ बना दी जाती है, ऐसी एक क्यारी बना दी जाती है। और इस क्यारी को कहा क्या जाता है? तो इस क्यारी को कहा जाता है लेगुन। क्या कहा जाता है? लेगुन कहा जाता है। जो क्यारी बनाई जाती है उसको लेगुन कहा जाता है। ऐसे इसके पास में भी एक और खड्डा खोद के ऐसी क्यारी है वो बना दी जाती है। ऐसी क्यारियां तो अपने भी कहीं पर बनाते हैं हम, जब किचन गार्डन या फिर छोटा सा गार्डन बनाते हैं, उसके अंदर कुछ फसलें लगाते हैं तो साइड में ऐसे मेड़ बना देते हैं। तो ऐसे क्यारी बना दी जाती है और खड्डा करके, और इसमें पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है और पानी को वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पानी वाष्पीकृत होता रहता है और नीचे की साइड में क्या इकट्ठा होता रहता है? नमक। और उस नमक को ऐसे रगड़ के एक साइड में इकट्ठा करने के लिए एक यहाँ पचपदरा में स्पेशल झाड़ी का प्रयोग किया जाता है, और उस झाड़ी को क्या कहा जाता है? मोरली। क्या कहा जाता है? मोरली। और पचपदरा में नमक बनाने वाली जो जाति है वो जाति कौन सी है? खारवाल जाति है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग से जानकारी है जो कि आपके राजस्थान जीके में आ जाएगी। बाकी हमें तो इतना साइंस में ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? लवण और जल। अच्छा, यहाँ पर एक और समस्या है कि भाई हमने बात तो की है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, लेकिन अम्ल में भी हमने दो तरह के अम्ल बात की थी। एक तो प्रबल अम्ल और एक कैसा है? दुर्बल अम्ल है। और एक है प्रबल क्षार और एक है दुर्बल क्षार। कई बार अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जैसे आपने लिया है प्रबल अम्ल और दूसरा पहले ले लेते हैं हम प्रबल क्षार ही ले लेते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, यानी कि धनी लुगाई दो ही है, दो ही के तेज तरार है, बरोबर है। तो के हो आपस में लड़ी डेली है बर्तन बाजी है, और डेली बर्तन बाजी जना एक दूसरे ने क्या कर दे? न्यूट्रल कर दे, यानी कि एक दूसरे को प्रभाव क्या कर दे? खत्म कर दे। एक बटन एक है तो एक दूसरे को प्रभाव है वो होने दे को नहीं, और नहीं दे जन के हो पूर्णतः उदासीन। के हो पूर्णतः उदासीन। और पूर्णतः उदासीन हो जाए जना लवण और जल बनेगा यहाँ से, और लवण और जल बनेगा तो उस लवण का पीएच मान कैसा होगा? तो उसका पीएच मान होगा 7। पीएच मान क्या होगा? 7। ऐसे जो लवण होते हैं इनको कहा जाता है सामान्य लवण। कैसे लवण कहा जाता है? सामान्य लवण कहा जाता है। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो लवण बनते हैं उनको कैसे लवण कहा जाता है? सामान्य लवण कहा जाता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड एक सामान्य लवण है। जैसे KCl, KCl भी क्या है? एक सामान्य लवण है। जैसे K2SO4, ये भी कैसा है? एक सामान्य लवण है, ठीक है। लेकिन अगर लुगाई है बा होया करे तेज, ठीक है, और धनी हुआ है बोलो शरीफ कम बोलन वालो, तो के हो कौन कोटी धनी काम करना पड़ी। दुर्बल क्षार तो प्रभाव घरमुखी हो रही। अरे भाई लवण प्लस जल बनेगा। प्रबल अम्ल है यानी कि लुगाई है, बात तेज दरार है, और धनी दुर्बल है, कमजोर है, तो घरमुखी की चली लुगाई की। यानी कि लवण तो बनेगा, लेकिन यह लवण कैसा होगा? तो लवण कैसा होगा? प्रभाव किसका होगा? अम्ल का ज्यादा होगा। तो ऐसा लवण होगा उसको कौन सा लवण कहा जाएगा? अम्लीय लवण कहा जाएगा। अब बताओ इसकी पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान है वो 7 से कम होगा। और अगर इसमें आप लिटमस पत्र डालोगे तो क्या होगा? इसमें अगर लिटमस पेपर डाल दिया तो क्या होगा? भाई लिटमस पेपर डालने पर ये अम्लीय लवण है, और इस लवण में लिटमस डाला तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले को क्या कर देगा? ये लाल। अच्छा, ऊपर वाले में इसमें अगर लिटमस पत्र डाला तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अच्छा, अगला कंडीशन और ले ले। ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया दूसरा है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। अगर हम ऐसी बात कर लें कि भाई इस बार है वो लुगाई है, बात थोड़ी शरीफ है, और आदमी नगटो है, तस्कर है, बाबू तस्कर। अब इनसे जो बनेगा वो भी कैसा होगा, होगा तो लवण और जल। यहां भी बनेगा लवण, और लवण के साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। लेकिन इस लवण में प्रभाव किसका होगा, क्षार का होगा। तो ये लवण कैसा होगा, ये लवण है वो क्षारीय लवण होगा। और क्षारीय लवण होगा तो इसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा। और 7 से अधिक होगा तो इसमें अगर आप लिटमस पत्र डालेंगे तो कौन से लिटमस को किस में बदल देगा, ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम लवणों को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्रकार में, 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होगा सामान्य लवण, दूसरा होगा अम्लीय लवण, और तीसरा होगा क्षारीय लवण। सामान्य लवण किसे कहा जाएगा, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो लवण बना है उसको सामान्य लवण कहा जाएगा, और उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। और अम्लीय लवण किसे कहा जाएगा, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा, अम्लीय लवण, क्योंकि इसमें अम्ल है वो प्रबल है और क्षार क्या है, दुर्बल। तो पूर्णतः ये उदासीन अभिक्रिया नहीं होगी और अम्लीयता का गुण पाया जाएगा। तो इसका पीएच मान है वो 7 से क्या होगा, कम। लिटमस पत्र डालने पर नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। और अगर अम्ल दुर्बल हो और क्षार कैसा हो, प्रबल हो, तो उससे जो लवण बनता है उस लवण को क्या कहा जाता है, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है, और लिटमस में लाल को क्या कर देता है, नीला। और अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाए तब भी कैसे लवण बनेंगे, सामान्य लवण। कैसे लवण बनेंगे, सामान्य। दो ही एक जड़ा हुए फिर तो कि टाबर नगटा निकली बंगा, फिर टाबर मूत भाई बने पूरा। तो लिखिए अम्ल, हेडिंग डालिए अम्ल। सॉरी लवण, अम्ल नहीं, लवण डालिए, लवण या सॉल्ट। लवण या सॉल्ट। तो इसमें लिखिए अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार परस्पर, अम्ल व क्षार परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षार परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया करके, उदासीनीकरण अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अब चाहे तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, वैसे ये पहले से ही लिखा हुआ है, अम्ल प्लस के क्षार क्या बन जाता है, लवण प्लस के जल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके बना देते हैं NaCl और प्लस के H2O। और ये इस खारे पानी ये नहीं लिखना है, ये आप उसमें कर लेंगे। ये खारवाल जाति वगैरह है तो ये आपके उसमें पक्का लिखाएंगे, क्योंकि ये आरपीसी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो तो लिखाने का फर्ज बनता है। तो ये आपके जीके में जो भी पढ़ाएगा वो पक्का लिखाएगा कि भाई पचपदरे में खारवाल जाति है, वो नमक का उत्पादन करती है और झाड़ी का प्रयोग करती है, वो कौन सी होती है, मोरली झाड़ी होती है। अब दूसरा है
आगे लिखिए लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, लवणों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो इसमें पहला लिख दीजिए सीधे ही, सामान्य लवण, कॉमन सॉल्ट। सामान्य लवण। तो इसमें लिखिए प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से निर्मित प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से निर्मित प्रबल क्षार से निर्मित अम्ल, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से निर्मित लवण, बार बार लवण की जगह अम्ल सेट हो गया है, ठीक है? लवण उदासीन लवण या सामान्य लवण कहलाते हैं। 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 इनका पीएच मान, इन लवणों का पीएच मान, इन लवणों का पीएच मान 7 होता है। इन लवणों का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 होता है। इन लवणों का पीएच मान कितना होता है? 7। उदाहरण लिख दीजिए NaCl, KCl, K2SO4। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है, इसको कहा जाता है पोटेशियम क्लोराइड और इसको पोटेशियम सल्फेट। नॉर्मली लाइन अपने इसमें कौन सी काम की है? तो ये है, पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई ये कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इन लवणों का नेचर कैसा होता है। जैसे एक लवण का नेचर आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है, वो है NaHCO3। ये लवण है एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस लवण का नेचर कैसा होता है? इस लवण का नेचर होता है क्षारीय। नेचर मतलब प्रकृति, और प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम एंटीसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। तो दूसरा लिखिए अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट। अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में लिखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से निर्मित लवण, निर्मित लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। निर्मित लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण कहलाते हैं। इनका पीएच मान, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, तथा ये नीले लिटमस को, तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदाहरण लिख दो, एक आयरन क्लोराइड FeCl3, आयरन क्लोराइड है या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, आयरन क्लोराइड है या फिर AlCl3, या फिर इसमें एक और लिख सकते हो, वो है FeSO4, आयरन सल्फेट। FeCl3 मतलब होता है आयरन क्लोराइड, और AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, और FeSO4 मतलब होता है आयरन सल्फेट। अगला लिखिए, तीसरा है वो है अपने क्षारीय लवण। क्षारीय लवण जिसको कहा जाता है बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण या बेसिक सॉल्ट। तो इसमें लिखिए, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया से, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया से निर्मित लवण, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया से निर्मित लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। इन लवणों के विलयन का इन लवणों के विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, pH मान 7 से अधिक होता है, तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे NaHCO3, जैसे NaHCO3, Na2CO3, Na2CO3, CH3COO Na, CH3COO Na। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। ये सोडियम कार्बोनेट को हम आगे पढ़ लेंगे। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और CH3COONA ये सोडियम एसीटेट कहलाता है, और ये भी एक कैसा है, क्षारीय लवण। तो इसमें इसका थोड़ा ध्यान रखना है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो पहले ही लिख चुके हैं, और एक बार हम और लिखेंगे। तो यहाँ तक लिख दिया है। अब हेडिंग डालिए, कुछ सामान्य लवण जो हमारे काम के हैं या डेली जीवन में काम आते हैं। कुछ सामान्य लवण, सम जनरल सॉल्ट्स है उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाता है साधारण
नमक, साधारण नमक। साधारण नमक, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है NaCl। और रासायनिक नाम क्या होता है इसका? भाई ये तो हम बोलते हैं साधारण नमक, रासायनिक नाम होता है इसका Na का होता है सोडियम, और ये है क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये एक आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड है वो कैसा यौगिक है? एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि दो आयन से मिलकर बनता है, इसलिए एक ऐसा यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है। इसके दो और नाम हैं। साधारण नमक है, इसको दो नामों से और पुकारा जाता है। एक तो इसको कहा जाता है टेबल सॉल्ट। क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट कहा जाता है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, शायद 2016 या 17 की कोई पेपर था, उसमें पूछा गया था कि टेबल सॉल्ट है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक को। और टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा था शायद उन्होंने, फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। या फिर इसको कहा जाता है, एक और नाम है इसका, इसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट को हम अपनी भाषा में कौन सा कहते हैं? सेंधा नमक। तो सेंधा नमक भी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सेंधा नमक है वो तो ऐसे काले कलर का ऐसे नजर आता है, और जबकि दूसरा वाला नमक तो एकदम वाइट सफेद है। ऐसा क्यों? वो बॉटम लाउड हो। ये जो रॉक सॉल्ट है, सेंधा नमक है, ये यहाँ वह लिख देना, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, यानी कि जैसा प्राप्त किया था वैसा का वैसा है, सीधे लेके आए। इसको परिष्कृत नहीं किया गया है, रिफाइन नहीं किया गया है। और बाकी वाले दूसरे वाले को हम क्या करते हैं? रिफाइन करके लाते हैं, जिसमें किसी तत्व की अगर कमी है तो वो बढ़ा दी जाती है। जैसे आयोडीन है तो आयोडीन की क्वांटिटी पर्याप्त है कि नहीं है वो ध्यान रखा जाता है, और वो नमक लेके आते हैं। और नॉर्मली अपने बड़े बुजुर्ग तो क्या कहते हैं कि कौन सा नमक सही है? सेंधा नमक सही होता है कि रॉक सॉल्ट सही होता है? वैसे नमक तो दोनों क्या है? एक ही है, क्योंकि उनका फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड या NaCl। अब साधारण नमक है, ये एक ठोस पदार्थ है, ठोस आयनिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? आयनिक यौगिक है, ठोस होता है, और जल में ये घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील होने के साथ साथ अगर आप नमक की थैली लेके आ जाओगे और उसमें करंट लगा दोगे तो उसमें करंट नहीं आएगा थैली में। लेकिन अगर उसको पानी में घोल दिया और फिर करंट लगाया, तो पानी में नमक घुला हुआ है और उसके अंदर कोई पानी में रॉड डाली हुई है और फिर आपने उसका हाथ डाल लगा दिया है, तो आपके बाल एंटीना की तरह क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे, और बड़ा सा झटका लग जाएगा। क्योंकि वैसे शुद्ध जल है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन अगर उसमें लवण मिल जाते हैं तो लवण खुद है वो क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। किसमें? जलीय विलयन में। तो ध्यान रखना, ठोस अवस्था में तो ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। ठोस अवस्था में विद्युत का होता है कुचालक। लेकिन इसका जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और अगर आप नमक को गर्म करके ठोस से किस में बदलना चाहते हैं? द्रव में बदलना चाहते हैं, तो इसको गलाना चाहते हैं, तो गलाने के लिए जो तापमान होता है उस तापमान को क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। और इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, 1081 केल्विन के लगभग कितना होता है? 1081 केल्विन, ज्यादा होता है। अब बात आती है नमक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर जिंदगी में नमक नहीं हो तो जिंदगी बड़ी फीकी सी लगती है। तो नमक है, जिंदगी में नमकीन होना जरूरी है, और नमक है वो किससे मिलता है? तो नमक यही है, सॉल्ट है। भोजन खाना जो भी बनाते हैं उसमें टेस्ट या स्वाद देने का काम कौन करता है? नमक देता है। तो भोज्य पदार्थों में यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ खाने की वस्तुएं होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे आगे हम कच्चे पदार्थ कुछ पदार्थ पढ़ेंगे। जैसे एक तो हम पढ़ेंगे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बन है, एक हम पढ़ेंगे Na2CO3 और एक पढ़ेंगे हम CaOCl2। ये है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर।
और ये है अपने सोडियम कार्बोनेट, और ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा, इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। ये आगे पढ़ेंगे। इन सभी को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नमक का प्रयोग करते हैं। नमक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में इन सभी पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। और एक मिश्रण और बनता है जिसको हेमकारी मिश्रण कहा जाता है। हेमकारी मिश्रण, आइसक्रीम वगैरह बनाई जाती है वो इस मिश्रण से बनाई जाती है, हेमकारी मिश्रण, जिसमें पानी के साथ क्या मिला दिया जाता है? नमक मिला दिया जाता है। तो हेमकारी मिश्रण बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक पानी में मिलाने से पानी का जो गलनांक है, हिमांक है, वो हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है, और गलनांक थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। किसका? पानी के साथ जब हम नमक मिला देते हैं, और नमक मिलाकर हेमकारी मिश्रण बनाते हैं, और उस मिश्रण का प्रयोग हम आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं। तो कभी कभी कोई एकाण वालो बिलियन वो आइसक्रीम ठोक ले तो भी एकाणो खोल सके, सोन खा ले चल जी कहीं। आजकल तो एकाणा वाला बड़ा खतरनाक है। नॉम तो एकाणो राख दे, बस पेट इतो भरूड़ो रहा करे, इतो तो नॉर्मल दिन ही खाया कर नहीं करे। कदी बे के खाया करे, सोमो सोमो क्या करे, के सोमोन साबूदानोन कई आइटम बना परान खा लिया करे, और फर ब्लूट की तो कोई सीमा है ही नहीं। और फिर क्या कह करे कि मेरे आज के है एकाणो है। एकाणो या उपवास को मतलब तो हो कि पूरे दिन भूखो रहना, पर वो भूखा तो रहा कौन, पर नौ के है उपवास। और नैना टाबरों ने तो भोले पर ये कहता कोई जद पकड़ में बैठ जा तो एकाणो राखूं, तो कहता कि तू अपने बारी मत बैठ बनो रोटी जीम ले, तो एकाणो तेरे मोनी अपने मोनी जी पूरो खुले कौन के। और भी ऐसा कई तंत्र है वे यूज करता है। तो कुछ सामान्य लवण में पहला लिखिए साधारण नमक। साधारण नमक में लिखिए। अच्छा, साधारण नमक ये जो NaCl है ये बनता कैसे है? तो ये बनता है HCl और NaOH की अभिक्रिया से। NaOH की अभिक्रिया से क्या बन जाता है? तो बन जाता है NaCl, और प्लस के क्या बन जाता है? H2O। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से साधारण नमक या NaCl बनता है। तो लिखिए साधारण नमक में इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र NaCl, इसका रासायनिक सूत्र NaCl तथा रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, तथा रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। इसे टेबल सॉल्ट व रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। इसे टेबल सॉल्ट व रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। इसे टेबल सॉल्ट व रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। अच्छा, ये लाइन लिखने की तो जरूरत है नहीं कि भाई HCl और NaOH के मिलने से NaCl बनता है, क्योंकि हम ये पहले ही 2-3 बार लिख चुके हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई HCl और NaOH मिलने से ही क्या बनता है? NaCl बनता है। तो आगे लिखिए, यह एक आयनिक यौगिक है। यह एक आयनिक यौगिक है। यह एक आयनिक यौगिक है जो जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। जो जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक तथा जलीय विलयन में या द्रवित अवस्था में
जलीय विलयन में या द्रवित अवस्था में जलीय विलयन में या द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च, इसका गलनांक अत्यधिक उच्च, इसका गलनांक अत्यधिक उच्च 1081 केल्विन होता है। 1081 केल्विन होता है। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च 1081 केल्विन होता है। 1081 केल्विन होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में हेमकारी मिश्रण बनाने में, हेमकारी मिश्रण बनाने में बेकिंग सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा व व्यंजक चूर्ण के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो कल जो बचे कुछ लवण है, कुछ ही लवण बचे, अब ज़्यादा नहीं है, वो कल पूरा कर लेंगे तो कल हमारा ये अम्ल, क्षार और लवण है वो कंप्लीट हो जाएगा।